2026 की F1 गाड़ियां छोटी है, निम्बल है, डीआरएस हो गया है खत्म, अभी ओवरटेक मोड अवेलेबल है। ग्राउंड इफेक्ट फिलोसॉफी हो गई है खत्म, अभी ज्यादा क्लोज एक्शन है, ऑन ट्रैक ज्यादा ओवरटेक्स है। 2026 के ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री में हुए 120 ओवरटेक्स, यानी ये 2026 के लिए F1 ने जो नए रूल्स और रेगुलेशंस लाए वो काम कर रहे हैं, राइट? F1 हैज बिकम मोर एंटरटेनिंग। लेकिन क्या रेसिंग बेटर हुई है? इस एक सवाल ने F1 कम्युनिटी में डिबेट मचा के रख दिया है। और इस सवाल का अगर आंसर ढूंढना हो तो हमें पहले यह जानना पड़ेगा कि 2026 में F1 ने एक्चुअली क्या-क्या बदला है। क्योंकि ऑन ट्रैक गाड़ी के बाहर जो कुछ भी हो रहा है वो समझने के लिए गाड़ी के अंदर क्या-क्या हो रहा है वो समझना भी जरूरी है, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो सबसे पहले बात करते हैं गाड़ियों के बारे में, द कार इटसेल्फ। 2026 की F1 गाड़ी हो गई है ज्यादा छोटी, ज्यादा निम्बल, लेंथ और विड्थ में ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर से कम, व्हील बेस 20 सेंटीमीटर से कम, और वेट भी तकरीबन 30 किलो से घट चुका है। यानी कि F1 ने बेसिकली कहा थोड़ा कम ट्रैक्टर प्लीज। और फिर आते हैं टायर्स। अभी भी 18 इंच व्हील्स है, यानी टायर में अभी भी 18 इंचेस का ही है, लेकिन ओवरऑल टायर कम हो गया। फ्रंट टायर की ओवरऑल डायामीटर 15 मिलीमीटर से कम हो गई है, रियर टायर्स की ओवरऑल डायामीटर ये 10 मिलीमीटर से कम हो गई है। फ्रंट टायर 25 मिलीमीटर नैरो हो गया है और रियर टायर 30 मिलीमीटर नैरो हो गया है। अब कोई पूछेगा कि भाई 25 मिलीमीटर 30 मिलीमीटर क्या फर्क पड़ता है? भाई साहब, F1 में रबर का हर एक मिलीमीटर मैटर करता है। और फिर आता है सबसे बड़ा, विजुअली नॉट सो ऑब्वियस अ चेंज, एक्टिव एरोडायनामिक्स। 2025 में डीआरएस हुआ करता था। दो गाड़ियां अगर 1 सेकंड के डिफरेंस पे अगर हो तो फिर पीछे वाली गाड़ी अपना रियर विंग ओपन कर सकती है, यानी उसको ज्यादा स्पीड मिले। अभी वही फिलोसॉफी अप्लाई होती है फ्रंट विंग के साथ। स्ट्रेट्स पे फ्रंट विंग और रियर विंग दोनों ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से डाउन फोर्स ड्रैग कम होता है और गाड़ी ज्यादा स्पीड पकड़ सकती है। टर्न्स पे या कॉर्नर्स पे दोनों फ्रंट विंग और रियर विंग दोनों क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से डाउन फोर्स बढ़ता है और गाड़ी अच्छे से टर्न मार सकती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये सिर्फ पीछे वाली गाड़ी को नहीं मिलता। नाउ इन 2026 एवरीबॉडी गेट्स एक्टिव एरो, और गाड़ी के नीचे भी चेंजेस हुए हैं। 2025 में F1 की गाड़ी ग्राउंड इफेक्ट फिलोसॉफी इस्तेमाल करती थी। फ्लोर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हुआ करता था, वेंट्यूरी टनल्स हुआ करते थे। 2026 की गाड़ी 2025 की कंपैरिजन में थोड़ी सिंपल है। ग्राउंड इफेक्ट फिलोसॉफी बिल्कुल अप्लाई नहीं की जाती, तो फ्लोर बहुत ज्यादा फ्लैट है, वेंट्यूरी टनल्स उतने प्रोमिनेंट नहीं है। इसके वजह से एक इनहेरेंट डाउन फोर्स जो F1 की गाड़ी को मिलता था वो हो गया है कम। ऑफ कोर्स अभी ये रूल F1 ने लाया, उसके पीछे रीजन ये था कि कॉम्प्लिकेटेड फ्लोर और वेंट्यूरी टनल्स के वजह से जो डर्टी एयर, जो आउट वॉश क्रिएट हुआ करता था, जिसकी वजह से गाड़ियां क्लोज फॉलो नहीं कर सकती थी, तो उसको कम करना था। ऑफ कोर्स वो अप्लाई हो गया है, अभी गाड़ियां ज्यादा क्लोजली फॉलो करती है। लेकिन इन सारी चीजों को अगर हम लोग एक साथ जोड़े, गाड़ी हो गई है स्नैपी, गाड़ी जल्दी ज्यादा स्लाइड करती है या फिर ओवरस्टीयर के प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन छोटी, निम्बल और हल्की होने की वजह से उसको उतना ही आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है इन कंपैरिजन टू 2025। ऑफ कोर्स चेंजेस सिर्फ बॉडी में नहीं हुए, F1 के गाड़ी के दिल में भी हुए। 2026 में F1 ने पूरा का पूरा इंजन रीडिजाइन कर दिया। द इंटरनल कंबशन इंजन, द 1.6 लीटर V6 टर्बोचार्ज्ड इंजन, वो अभी भी है, लेकिन 2025 में उसकी पावर, मैक्सिमम पावर कुछ 550-560 किलोवाट्स तक हुआ करती थी, जो अब है 400 किलोवाट्स। MGUH नाम का एक कंपोनेंट हुआ करता था, याद है? गॉन, टाटा बाय बाय। और MGUK नाम का कंपोनेंट जो 2025 में 120 किलोवाट्स तक का पावर प्रोड्यूस करता था, अब हो गया है 350 किलोवाट्स का। ऑलमोस्ट 3 times द इलेक्ट्रिक पावर दैट इट यूज्ड टू प्रोड्यूस लास्ट ईयर। अब ये MGUK का 120 किलोवाट से 350 किलोवाट्स तक का जंप, ये पावर आती कहां से? इलेक्ट्रिक पावर मतलब आती कहां से? ऑब्वियसली आती है बैटरी से। और यहीं पे 2026 के F1 रेगुलेशंस का असली गेम शुरू होता है। दोस्तों, बैटरी को हम कैजुअली बैटरी बोल देते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज में एनर्जी स्टोर। ओके, सो बेसिकली रेस के दौरान बैटरी की एनर्जी आप इस्तेमाल कर सकते हो गाड़ी को और फास्ट बनाने के लिए,
और रेस के दौरान ही आपको उसी एनर्जी को वापस भी लेके आना है, बैटरी को रिचार्ज करना है। आपकी बैटरी है जो पूरी तरीके से चार्ज है, आप रेस में उसे डिप्लॉय करते हो, अभी बैटरी की एनर्जी हो जाती है कम, अभी इस एनर्जी को वापस लाना तो पड़ेगा। इसे हम कहते हैं बैटरी हार्वेस्टिंग। ब्रेकिंग में आप हार्वेस्ट कर सकते हो बैटरी को, लिफ्ट एंड कोस्ट, लिफ्ट ऑफ पर आप हार्वेस्ट कर सकते हो बैटरी को। पार्टली जब भी आप एक्सेलरेट कर रहे हो तब भी आप बैटरी हार्वेस्ट कर सकते हो। एक बार ये बैटरी की एनर्जी जब हार्वेस्ट हो जाए तभी बैटरी वापस रिचार्ज हो जाती है, तब आप फिर से डिप्लॉय कर सकते हो। ये डिप्लॉय हार्वेस्ट रिचार्ज, डिप्लॉय हार्वेस्ट रिचार्ज, ड्राइवर को रेस के टाइम अभी इन चीजों के बारे में भी सोचना पड़ता है। सुनने में वैसे सिंपल लगता है लेकिन है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर। अच्छा, ये इनफ कॉम्प्लिकेशन था नहीं, जो F1 ने एक और एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर दिया है जिसका नाम है सुपर क्लिपिंग। तो अब ये सुपर क्लिपिंग क्या होता है? ओके, इमेजिन करो आप F1 गाड़ी में बैठे हो और आप पूरा फ्लैट आउट जा रहे हो, पेडल टू द मेटल मैन, थ्रॉटल पूरा का पूरा दबा दिया है आपने। अभी एक्सपेक्टेशन क्या है कि अपना इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन, आइस और बैटरी की पावर ये सीधा पहियों को एक्सेलरेट करेगी, है ना? लेकिन सुपर क्लिपिंग में होता क्या है कि आइस की पावर, उसका एक हिस्सा बैटरी को रिचार्ज करने में चला जाता है, जिसके वजह से आपका थ्रॉटल तो पूरा का पूरा दब चुका है, लेकिन गाड़ी का स्पीड घटने लगता है, गाड़ी डिसेलरेट करने लगती है। ये है सुपर क्लिपिंग। इसका एक एग्जांपल, मतलब बेल्जियन ग्रां प्री में मैक्स वर्स्टैपेन फ्लैट आउट जा रहा है, फ्लैट आउट, 8th गियर, फुल थ्रॉटल, बैटरी डिप्लॉयमेंट। लेकिन जैसे ही सुपर क्लिपिंग एक्टिवेट हो जाता है, बैटरी की एनर्जी खत्म हो गई और सुपर क्लिपिंग एक्टिवेट हो जाता है, और जैसे ही आइस के पावर का एक हिस्सा बैटरी को रिचार्ज करने में चला जाता है, उसका स्पीड 50 किलोमीटर के आसपास से कम हो जाता है। The F1 car is going 50 kilometers per hour slower than what it was doing previously. That's a huge difference due to super clipping. Okay, by the way, don't worry, ये बैटरी, उसकी पावर और एनर्जी कॉन्फ़िगरेशंस, मतलब आइस और बैटरी, इन दोनों का एक ऑलमोस्ट 50-50% रेशियो, उसका डिप्लॉयमेंट, हार्वेस्टिंग, रिचार्जिंग, सुपर क्लिपिंग, इन सारे टॉपिक्स पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे, वो प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। एक और चीज के बारे में बता देता हूं, द ओवरटेकिंग मोड। 2025 में DRS हुआ करता था, वो अभी खत्म हो गया है, एक्टिव एरो सारी गाड़ियां इस्तेमाल करती है। लेकिन अगर पीछे वाली गाड़ी ये सामने वाली गाड़ी के 1 सेकंड के डिफरेंस में अगर हो, 1 सेकंड के डिस्टेंस में अगर हो, तो वो ओवरटेक मोड इस्तेमाल करती है, विच इज अ बूस्ट ऑफ एडिशनल इलेक्ट्रिक पावर दैट इट कैन यूज टू ओवरटेक, ओवरटेक मोड। तो अब इन सारी चीजों को एक साथ डालते हैं, इस सब का रिजल्ट क्या है? 2025 के ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री में दोस्तों 45 ओवरटेक्स हुए थे, 45। 2026 की ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री 120 ओवरटेक्स, मोर देन डबल। यानी कि ये 2026 के जो F1 न्यू रेगुलेशंस जो भी लेके आए F1, तो उसका डेफिनेटली असर तो हुआ है ना? It worked. It made the sport more entertaining. There was more racing on track. It was all good. Again, वो डिबेट वाला सवाल, क्या रेसिंग बेहतर हुई? अभी ये बैटरी डिप्लॉय, हार्वेस्ट, रिचार्ज, डिप्लॉय, हार्वेस्ट, रिचार्ज, उसकी वजह से एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम नजर आता है। थिंक अबाउट इट। पकड़ के चलते हैं कि लुइस हैमिल्टन और मैक्स वर्स्टैपेन ये एक फाइट में है। ओके, लुइस हैमिल्टन मैक्स वर्स्टैपेन के पीछे, मैक्स वर्स्टैपेन डिफेंड कर रहा है। अभी मैक्स वर्स्टैपेन के पास बैटरी नहीं है, उसकी बैटरी हो गई है खत्म, वो हार्वेस्ट कर रहा है, रिचार्ज कर रहा है। लुइस हैमिल्टन के पास बैटरी है, पावर है, वो डिप्लॉय करता है, वो ओवरटेक करता है मैक्स वर्स्टैपेन को। अभी इसके बीच लुइस हैमिल्टन की बैटरी हो गई डिप्लीट, डिस्चार्ज, उसकी एनर्जी खत्म हो गई। लेकिन उसी दौरान मैक्स वर्स्टैपेन ने अपनी बैटरी को हार्वेस्ट कर लिया है, रिचार्ज कर लिया है। अभी लुइस हैमिल्टन के पास बैटरी नहीं है, मैक्स वर्स्टैपेन के पास है, तो इसलिए मैक्स वर्स्टैपेन अपनी बैटरी डिप्लॉय करता है, उसकी पावर इस्तेमाल करके लुइस हैमिल्टन को ओवरटेक कर लेता है। अभी इसके बीच मैक्स वर्स्टैपेन की बैटरी हो गई है डिस्चार्ज, लुइस हैमिल्टन की हो गई है रिचार्ज। लुइस हैमिल्टन डिप्लॉय करता है, ओवरटेक, दिस पास, काउंटर पास, काउंटर काउंटर पास,
ये साइकिल रेपिटेटिवली शुरू रहता है, जिसको हम कहते हैं यो यो रेसिंग। चलो, अब इस यो यो रेसिंग की वजह से मैं ये तो नहीं कह रहा कि ये रेसिंग नहीं है या फिर F1 मजेदार नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा, क्योंकि अल्टीमेटली ड्राइवर्स ऑन ट्रैक लड़ रहे हैं। ओके, देयर इज ऑन ट्रैक बैटल, जो हमें 2025 या उसके पहले वाले सालों में थोड़ी कम दिखी थी। अभी भी ड्राइवर्स डिसीजन ले रहे हैं, एनर्जी डिप्लॉयमेंट की हो या फिर पिट स्टॉप की हो या फिर लाइंस की हो, अभी भी टीम्स डिसीजंस ले रहे हैं कि कब किसी ड्राइवर को पिट स्टॉप में बुलाना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो एंड ऑफ कोर्स ऑन ट्रैक एक्शन है, और वो देखते वक्त मजा आता है जब भी एक ओवरटेक होता है और उसके बाद दूसरा ओवरटेक होता है, या फिर ये फाइट देखने में मजा आता है। लेकिन एज अ जेन्युइन F1 फैन, मैं ये सवाल पूछता हूं कि क्या ये ओवरटेकिंग सेटिस्फाइंग था? क्या ये ओवरटेकिंग किसी ड्राइवर या फिर किसी कार के स्ट्रेंथ की वजह से या ड्राइवर के स्किल के वजह से ये ओवरटेक था, या किसी गाड़ी के बैटरी कंडीशन की वजह से? अभी ये कंसर्न सिर्फ ये सीजन शुरू होने के बाद आए ऐसा तो नहीं है। ये 2026 के F1 रूल्स और रेगुलेशन से रिलेटेड अपने कंसर्न्स मैक्स वर्स्टैपेन ने 2023 में ही एक्सप्रेस किए थे। उसने प्रेडिक्ट किया था कि क्या हो सकता है, द 50-50 रेशियो ऑफ द इंजन डिप्लॉयमेंट एंड द बैटरी, उसके वजह से जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कि शायद स्ट्रेट्स प्ले हमें लिफ्ट ऑफ करना पड़े, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारे कंसर्न्स उसने 2023 में ही एक्सप्रेस किए थे। 2026 के बहरीन टेस्टिंग के बाद वो कंसर्न्स उसके और ज्यादा प्रोमिनेंट हो गए। ही बिकेम मोर सर्टन ऑफ इट। और अगर हम अब तक का सीजन अगर देखें तो ही इज डेफिनेटली नॉट एंजॉयिंग दिस सीजन एट ऑल, राइट? अभी ऑफ कोर्स सारे ड्राइवर्स का ये कहना शायद तभी नहीं था, शायद सीजन शुरू होते वक्त भी नहीं था। डिफेंडिंग चैंपियन लैंडो नॉरिस, वो बिल्कुल सहमत नहीं था मैक्स वर्स्टैपेन से। उसका कहना था कि अल्टीमेटली ये जो भी रूल्स और रेगुलेशंस है, हमें सिर्फ वो एक्सेप्ट करके उस तरीके से हमें ये स्पोर्ट को खेलना है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें उसी का पैसा मिलता है जो बहुत ज्यादा है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री के बाद ही उसके ओपिनियंस एकदम से बदल गए, और तभी उसने कोट एक्चुअली ये किया दैट वी आर मूविंग फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट कार्स इन F1 टू वन ऑफ द वर्स्ट कार्स इन F1। उसके बाद लैंडो नॉरिस का एक्चुअली ये भी एक स्टेटमेंट था कि लुकिंग एट द पावर डिफरेंशियल्स, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर अ क्रैश टू हैपन, कि शायद एक बड़ा एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी है, एंड दैट इज एन एक्सीडेंट दैट हैपेंड एट द जापानीज ग्रां प्री। जापानीज ग्रां प्री, सुजुका सर्किट, स्पून कर्व, फ्रैंको कोलापिंटो इज अप्रोचिंग, उसकी अल्पीन गाड़ी की बैटरी ये डिस्चार्ज हो गई है। या तो सुपर क्लिपिंग एक्टिवेट हो गया, या ही जस्ट लिफ्टेड ऑफ टू मे बी हार्वेस्ट द बैटरी, डोंट नो। ऑलिवर बेयरमैन पीछे था और वो पुश कर रहा था। उसने बैटरी वापस डिप्लॉय की थी या नहीं की थी, डोंट नो। लेकिन अपेरेंटली स्पून कर्व के जस्ट पहले ऑलिवर बेयरमैन अप्रोच्ड फ्रैंको कोलापिंटो 50 kilometers per hour faster than Franco. The speed difference between both of them was 50 kilometers per hour. वो स्पीड डिफरेंशियल पे जब ही ऑलिवर बेयरमैन को फ्रैंको कोलापिंटो सामने दिखा, he tried to avoid him to directly hitting him, लेकिन वो अवॉइड करते वक्त गाड़ी थोड़ी स्नैप भी हो गई। अवॉइड करते करते वो ग्रास पे चला गया, ग्रास पे जाने के बाद पूरा कंट्रोल चला गया हाथ से, and Oliver Behrman crashed with almost a 50G impact. Fortunately, Oliver Behrman was safe, उसको कुछ नहीं हुआ। ये अभी रिएक्शंस, मतलब as the season is progressing, हम ये रिएक्शंस हम बाकी के ड्राइवर्स के भी देख रहे हैं। The 7-time world drivers champion लुइस हैमिल्टन, उसके भी ऐसे कुछ कमेंट्स हैं। 2-time वर्ल्ड ड्राइवर्स चैंपियन फर्नांडो अलोंसो, जिसके कमेंट्स बहुत एक्सप्लिसिट और बहुत हार्श होते हैं, बहुत रूड होते हैं, बहुत वियर्ड होते हैं कभी कभी, तो उसके भी कमेंट्स है। मतलब उसका तो कहना है कि उसका शेफ भी ये गाड़ी चला सकता है। Okay, I'm pretty sure he's exaggerating, but yeah, you get the point. Martin Brundle was very vocal about it, especially after the Belgian Grand Prix. उनका कहना है कि 27-28 के लिए हम इम्प्रूवमेंट्स के बारे में सोच तो रहे हैं, लेकिन 2030 में ये रूल्स और रेगुलेशंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होने चाहिए। हमें एक चीज याद रखनी चाहिए,
जब ये नए rules or regulations आते हैं, when a new set of rules and regulations are introduced by the FIA, there are problems, there are obstacles. लेकिन FIA, teams, drivers, ये सब लोग साथ में मिलके उनको ओवरकम करते हैं, है ना? जिसका अभी एक एग्जांपल हम लोगों ने देखा कि 3 रेसेस के बाद FIA ने वो 250 किलोवाट से 350 किलोवाट्स तक का वो रूल चेंज किया इम्प्लीमेंट। तो ऐसे ही और रूल चेंजेस होंगे आगे भी for the next years, as Martin Brundle says, ADUO, additional development and upgrade opportunities, ये भी इंट्रोड्यूस किया FIA ने। इस पे भी एक और वीडियो बनेगा क्योंकि उसके रिजल्ट से कुछ टीम्स, कुछ लोग नाखुश थे। वापस एक और डिबेट हुआ था F1 कम्युनिटी में। तो ये सारी चीजें FIA कोशिश कर रही है और टीम्स और ड्राइवर्स भी इन सारी चीजों से भाग नहीं रहे। उन्होंने भी इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया है and obviously we'll be working for that. तो अभी what works and what does not is something that we need to look at. Active aero, flatter floors, smaller, nimbler cars, all of that works, right? Yes, it does. Fernando Alonso जैसे कहता है कि hybrid cars should not race. Do I agree with that? Probably not. We've been using hybrid technology since many years now. Maybe the problem is the ICE and MG UK 50-50 ratio, the power distribution 50-50. Maybe that is the problem. उसमें कुछ changes होंगे क्या? या teams or drivers will find a way to work around it. We'll have to see. क्योंकि अगर यही situation अगर होती कि रेसिंग ऐसे ही रहने वाला है, it is going to be this yo-yo racing, पूरा flat out नहीं रहेगा, उतना मजेदार नहीं रहेगा, तो मैक्स वर्स्टैपेन ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की होती, है ना? लेकिन एक्चुअली स्पीकिंग he has just announced that he would be extending his Red Bull contract to 2030. Exactly. That is something that has happened just before Zandvoort Grand Prix, guys. Zandvoort Grand Prix, the Dutch Grand Prix, Max Verstappen की होम रेस। देखो, अपना मेन जो सवाल है कि 2026 के F1 में रेसिंग इंप्रूव हुई है क्या? Has it become better? इसका जवाब मुझे नहीं लगता कि हमें Zandvoort में मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि इसका जवाब शायद ये सीजन खत्म होते होते भी हमें ना मिले। इतना तो पता है कि F1 फिलहाल मजेदार तो है, एंटरटेनिंग तो है। रेसिंग को इंप्रूव करने के लिए टीम्स, ड्राइवर्स, FI सब लोग एफर्ट्स ले रहे हैं, सोच रहे हैं। लेकिन Zandvoort is going to be interesting. The last Zandvoort Grand Prix for a time to come. The first sprint weekend at Zandvoort, I think, correct me if I'm wrong, मैक्स वर्स्टैपेन की होम ग्रांड प्री, एक ऐसा ट्रैक जो ज्यादा पावर हंगरी नहीं है। सो उसका इंटरेस्टिंग लेआउट है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है ये ग्रांड प्री। ज़ैंडवुड के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन अब तक का ये सीजन कैसे रहा है और क्या लगता है कि इसके आगे सीजन कैसे होगा। चैंपियनशिप कंटेंडर्स के बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल ऑलमोस्ट अ रूकी, just in his second year in F1, Kimi Antonelli is leading by 50 points over the 7-time World Drivers' Champion Lewis Hamilton in a Ferrari. His resurgent season, guys, है ना? Kimi Antonelli का teammate George Russell, he is in the 3rd place, not too far from Lewis Hamilton, लेकिन फिलहाल थोड़ा struggle कर रहा है। लेकिन when it comes to constructors, Mercedes is running away. But has McLaren found a solution? क्योंकि Hungarian Grand Prix में Lando Norris won that race and McLaren looked pretty strong there. तो बहुत कुछ है जो ये सीजन में हो सकता है। आपको क्या लगता है ये सीजन अब तक कैसे गया है, इसके आगे कैसे जाने वाला है, क्या हो सकता है, एंड व्हाट डू यू थिंक विल प्रोबेबली मेक द सीजन अ लिटिल बेटर, राइट? ये सारी चीजें मुझे कमेंट्स में लिखिए। लेट्स लुक फॉरवर्ड टू द Zandvoort Grand Prix वीकेंड। टिल देन एंजॉय, कीप वॉचिंग। ये है F1।